नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ और नए अध्यक्ष चुन लिए गए। 26 तारीख को वो कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इस चुनाव के संपन्न होने के पहले से ही राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। अब चुनाव संपन्न हो गया तो उस भूचाल को एक इंतजार है कि शायद उस भूचाल के ऊपर कुछ ठंडा पानी पड़ जाए, जिससे जिसको कहा जा रहा है कि असंतोष की जो आग है वो ठंडी पड़ जाए। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनौती है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव में जा रही है और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस का ये प्रयास है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से रिवाइव कर जाए। जो उनकी पहले की स्थिति थी वो लगभग उस स्थिति में कांग्रेस आना चाहती है। राजस्थान की राजनीति में, जिसे हम कहें, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की फांस को खड़गे, जो नए अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कैसे निकालेंगे। क्योंकि यहां जो दो खेमे हैं वो एक तरीके से कतई हार मानने को तैयार नहीं है। उनके बयानों को सुने तो समझ में आता है और फिर जैसे ही खड़गे साहब निर्वाचित हुए, हमने देखा कि दोनों ही खेमे उनको गुलदस्ता थमाने के लिए दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे थे दिल्ली में। वो लोग भी कि जब खड़गे साहब पर्यवेक्षक के रूप में यहां आए थे तो एक तरीके से उनसे मिलने नहीं गए। जो बैठक बुलाई थी पर्यवेक्षक ने आलाकमान के कहने पर, उस बैठक में भी नहीं गए। और खड़गे साहब ने उस समय कहा था कि मैंने अपने जीवन में आलाकमान का इतना बड़ा अपमान कभी नहीं देखा। तो अब देखने वाली बात है कि फिर उसके बाद एक रिपोर्ट भी दी गई। यहाँ के जो भी हुआ, 3 नेताओं को, बड़े नेताओं को, जो दो मंत्री हैं उसमें एक सलाहकार हैं, उनको शो कॉज नोटिस मिले हैं, उन्होंने जवाब भी दिए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इस संकट से कैसे निकलती है। और जब कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, संकट कुछ नहीं है हमारे यहाँ, अंदरूनी मामला है, सब हम लोग उसको एक तरीके से हल निकाल लेंगे। ऐसा कहते कहते 4 साल बीत गए और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही लगातार कि पूरे 4 साल जो है ये सरकार अपने को बचाने में ही लगी रही, अंदरूनी लड़ाइयों में। दूसरी तरफ हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी गुटबंदी अब दिखाई देने लगी है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई दिया कि जो इस्तीफे स्पीकर के पास हैं इस कांग्रेस के असंतोष एपिसोड में, उन इस्तीफों को लेके भाजपा स्पीकर से मिलने गई थी। उसमें सारे बड़े नेता थे लेकिन वसुंधरा राजे नहीं थी। और वसुंधरा राजे जो हैं, इससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेता अब सब एकला चलोरे की नीति पे चल रहे हैं। सतीश पूनिया अपनी यात्रा कर रहे हैं, वसुंधरा राजे अपनी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि उनके असंतोष नहीं है, उस पे थोड़ा सा उनके इस दावे को हल्का कर देते हैं ये नेता। कल राजस्थान कोर कमेटी की बैठक है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने बुलाई है। उसको लेके भी विश्लेषक ये कह रहे हैं कि आखिर अचानक से क्यों कॉल की गई है मीटिंग। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि 4 साल हो रहे हैं अशोक गहलोत सरकार को, तो उसका कैसे एक तरीके से विरोध, धरना प्रदर्शन, उस वर्षगांठ का विरोध करना है, उस पर भी हो सकता है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा आएंगे, उसको लेके भी कुछ दिशा निर्देश हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। हम इस चर्चा को शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उसके पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा नेताओं ने। तो हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए। और वो अपने हमने निवेदन किया कि आप इस कुर्सी पर विराजे हो, लोकतंत्र की ये सर्वोच्च कुर्सी है जो सदन के सदस्यों के प्रति आपको अधिकार देती है। और इस लिहाज से राजस्थान की जनता उत्सुक भी है और राजस्थान की जनता को भरोसा है कि आप कांग्रेस के इस पाखंड के विपरीत योग्य निर्णय लेंगे। राजस्थान की सरकार को बीजेपी से कोई डर नहीं है, ना तो बीजेपी में दम है, ना बीजेपी के साथ जनता है, ना बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बीजेपी तो सिर्फ बयान देने के लिए, खुद की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बीजेपी के नेता एक्ट करते हैं। कभी गवर्नर से मिलते हैं, कभी अध्यक्ष जी से मिलते हैं। विधानसभा से 91 मान्य सदस्यों ने त्याग पत्र दे रखा है। स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया, अध्यक्ष जी के सामने उपस्थित होकर त्याग पत्र दिया। आज राजस्थान में की स्थिति है, हमने अध्यक्ष जी को कहा कि
आपको विधानसभा के नियम और प्रक्रिया को नियम 173(2) के अंदर ये अधिकार है तो आप उनका त्यागपत्र स्वीकार करें। अनिश्चित काल के लिए त्यागपत्र पर निर्णय करना राजस्थान में सरकार के वजूद पर एक सवालिया निशान लगाता है। अध्यक्ष जी ने कहा कि वो शीघ्र ही संसदीय विधिवेताओं से बात करके निर्णय करेंगे और ऐसा निर्णय करेंगे जो संसदीय इतिहास में एक नजीर है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मदन प्रजापत जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे सहयोगी हरीश पाराशर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी शैलेंद्र अग्रवाल जी भी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले हम पंकज शर्मा जी के पास जाएंगे। पंकज जी, सबकी निगाहें दरअसल राजस्थान वासियों की तो हैं ही, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके की उठापटक हम ये कहें कि पिछले 4 साल से चल रही है, जिसमें 2020 से तो लगातार सड़क पे दिखाई देती है, उसका हल कैसे निकलेगा इस ओर सबकी निगाहें हैं। तो हम आपसे समझना चाहें, जैसे आज राजस्थान पत्रिका की हेडिंग है कि राजस्थान में जो फांस है, फंसी हुई है, वो उसको निकालने का वक्त आ गया है, मतलब कोई हल खोजने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, राजस्थान में कोई फांस जैसा मुद्दा तो नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर एक मतभेद था। उन बातों को यहाँ के विधायकों ने आलाकमान के सामने रखा और उसके लिए अपनी असंतोष जाहिर किया, इस्तीफे दिए उन्होंने। लेकिन राजस्थान की सरकार इन मुद्दों से परे हटकर लगातार विकास की जल कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी है। भले आप चिरंजीवी योजना देख लीजिए, आप शिक्षा के लिए काम देख लीजिए, स्वास्थ्य के लिए काम देख लीजिए। अभी स्मार्टफोन भी नवंबर में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। तो इसके अलावा जो ओपीएस सिस्टम वाला लागू हुआ है, पुरानी पेंशन योजना को वापस किया गया है। आप जो कर्मचारियों के हितों की बात हो, उनके भत्ते देने की बात हो, तो इन सभी असंतोषों को ऊपर राजस्थान की सरकार लगातार अपने कार्य करने में अनवरत जारी है। लगातार विकासशील योजनाएं लेके आ रही हैं और यहाँ की राजस्थान सरकार का कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सिर्फ एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, लोग लाभान्वित हो, यही होता है। ठीक, मदन प्रजापत जी, आप लोग स्पीकर के पास भी गए थे कि जो इस्तीफे स्पीकर के पास हैं, तो ये एपिसोड चला। इस बीच में आप लोग ये लगातार कहते रहे कि सरकार का अस्तित्व अब नहीं है, लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभिषेक जी, पंकज जी जो कह रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा उसको बड़े चतुराई से गोलमोल कर गए। और मैं अभिषेक जी एक चीज जानना चाहता हूं कि कैसे सरकार नहीं होती है। 102 विधायकों का बार बार ये कहते हैं कि हम 102 विधायक हैं, उसमें से 92 विधायक किसने कहा? हमने थोड़ी कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा, महेश जोशी जी ने कहा कि 102 विधायकों में से 92 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होके और दे दिया। अब व्यक्तिगत रूप से अगर इस्तीफा दे दिया तो धारा 373 के अनुसार स्पीकर को ये जो है इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। वो एक बात है कि वो स्वयं उनका विवेक होता है और वो उसमें एक संतुष्ट होता है। लेकिन हम इतने टाइम तक स्पीकर जी का आदर करते हुए इस मामले के ऊपर बैठे रहे कि लेकिन किसी फैसले को लेने के लिए अनिश्चित काल नहीं होता है, एक समय सीमा होती है। हालांकि वो होती नहीं है, लेकिन अनिश्चित काल भी नहीं होता है उसके लिए। तो जब 102 विधायकों में से 92 विधायकों के इस्तीफे दे दिए तो केवल आपके पास 10 विधायक बचे हुए हैं। अब 192 विधायकों ने यहां इस्तीफा दे दिया स्पीकर जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरा इस्तीफा तो जो है वो सोनिया गांधी जी के पास में रखा हुआ है। तो सरकार चला कौन रहा है? अशोक गहलोत जी ने इस्तीफा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनके पहले कि सोनिया गांधी जी, उनको रखवा दिया। विधायकों ने 92 ने स्पीकर साहब के पास रखवा दिया। तो सरकार कौन चला रहा है और सरकार कैसे चल रही है? ये लाभ के पद मंत्री बने हुए उनमें से तो ये सारी बातें सड़क पे ही होंगी। आप अविश्वास प्रस्ताव की बात क्यों नहीं करते? लाइए, सदन बुलाने की मांग राज्यपाल जी से मिलिए। आप तो बहुत उधर गए भी नहीं। देखिए, पहले हमने माननीय स्पीकर साहब से मिले, विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको जो है इतिहास के हिसाब से ये फैसला जो होगा वो इतिहास में एक सम्माननीय फैसला होगा और मैं संविधान के हिसाब से इस पर विचार करूंगा। तो पहले तो हम इनके जैसे नहीं है ना, कुछ तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम तो तथ्यों की और मूल्यों की राजनीति करने वाली पार्टी है, पहले इनके जैसे हल्ला नहीं मचाते।
नहीं, संवैधानिक संस्थाओं का आप हल्ला नहीं मचाते, आप हल्ला ना मचाएं, लेकिन जनता की परवाह कौन करेगा? कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी है, आप जो है तमाशा देखने में लगे हैं कि जब आपके लिए स्थितियां माकूल होंगी तब आप अपने पत्ते खोलेंगे। आप अखबार पढ़ा कीजिए, देखिए वहां क्या स्थिति बची हुई है। इस समय त्योहार का समय है, बसों में अनाप शनाप किराया लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार आज फिर पटवारी पकड़ा गया है, शराब की दुकानें वो समय पे बंद भी नहीं हो रही हैं। तो ये छोटी से लेके बड़ी और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, आप ही लोग हल्ला मचाते रहे हैं, उस रिपोर्ट का हवाला अभिषेक जी, लेकिन इन सब चीजों को लेके आप मौके की राजनीति करेंगे तो जनता को क्या हासिल? अभिषेक जी, हम मौकों की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं। और हम इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी के पास गए थे कि सरकार जो है वो अस्तित्व बचा नहीं है, अफसर जो है, अधिकारी जो है काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि IAS RAS जो भी है अधिकारी लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि आदेश कौन देगा। ये तो अब रस्साकसी में चल रहे हैं कुर्सी के बच्चे, और वो आज की नहीं है तो 4 साल से यही कर रहे हैं। और हमने 11 आंदोलन कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पैर तुड़वाया। अभी अरुण चतुर्वेदी हम आएंगे आपके आंदोलनों पे भी आएंगे। हमारे साथ शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं। शैलेंद्र जी, इसकी वैधानिकता जरा बताइए, क्योंकि जब जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो यही कहा जाता है कि इस्तीफे प्रॉपर तरीके से आए नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं आए। कभी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष उपस्थित होके नहीं दिए गए। इस बार चूंकि विधायक बाड़ाबंदी में नहीं गए थे तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी बस भर के गई थी स्पीकर साहब के पास और वहां इस्तीफे उनको सौंपे गए। तो कानून क्या कहता है, जो नियम कायदे कानून है सदन के विधायकों के, वो क्या कहते हैं इस्तीफे के मामले में? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्ता पक्ष का एक बहुत बड़ा तबका की सदस्यता पर सवाल उठ रहे हैं। 92 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, ये अभी सामने आया ही है। इससे पहले 18 विधायकों की सदस्यता का मामला स्पीकर के पास पेंडिंग है। 6 बसपा से जो कांग्रेस में आए थे उनकी सदस्यता का मामला पेंडिंग है। तो बहुत बड़ा काम स्पीकर के पास पेंडिंग है, लेकिन स्पीकर उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। अब जहां तक इस्तीफों की बात है तो इस्तीफे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, विधानसभा की जो प्रक्रिया संचालन नियम है उसमें, कि व्यक्ति से इस्तीफा देते हैं तो राज्य जो विधानसभा अध्यक्ष है वो उसको जबकि कोई अन्यथा कोई जानकारी नहीं हो तुरंत स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अन्यथा जानकारी है तो पहले उसका वो निराकरण करेंगे और संतुष्टि होने पर इस्तीफा स्वीकार करेंगे। और जहां तक कोई अन्य व्यक्ति के जरिए इस्तीफा आता है तो वो उसकी चेक करेंगे कि वो सही इस्तीफा है भी या नहीं। तो इसमें तो यहाँ तो जो सवाल है, यहाँ जो सवाल है कि वो विधायक तो गए थे लेकिन इस्तीफे एक के बल्क में दिए गए हैं, एक एक व्यक्ति ने नहीं दिए। तो उसको इस्तीफे की वैधानिकता ये चेक करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में इस्तीफे सही हैं या नहीं है। हमारे साथ हरीश पारासर जी हैं। पारासर जी, इस्तीफे किसी ने वापस की भी बात नहीं हुई है। ये बात तो शुरुआत में आई थी कि साहब हमसे साइन ले लिए गए हैं, हमें नहीं मालूम, कुछ विधायकों ने बात कही थी, लेकिन इस्तीफे वापस की भी तो बात नहीं हुई। तो स्थिति क्या है तो किसी को स्पष्ट ही नहीं है। अभिषेक, जब इस्तीफों का रंग रूप ही क्लियर नहीं है, जब यही पता नहीं है कि उनकी भाषा क्या है, वो किस रूप में आकर के दिए गए, व्यक्ति से दिए गए या अलग दिए गए, एक सीधी सीधी जो रास्ता है इस्तीफों को नामंजूर करने का या इस्तीफों को अटकाए रखने का, वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास ये विशेषाधिकार है कि वो अगर संतुष्ट हों तब ही इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। अब वो ये कह सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है हेमाराम चौधरी का, इसी विधानसभा का मामला है। बाकायदा उन्होंने अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा भेजा विधानसभा अध्यक्ष को, डाक से भेजा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनको चिट्ठी लिखी गई कि लॉकडाउन का दौर था कि आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद व्यक्ति से उपस्थित होकर के इस्तीफा दीजिए, नहीं आए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी में उनका मनोनयन कर दिया। इसका मतलब आप उनको सदस्य मानते हैं, उनके इस्तीफे पे आपने विचार नहीं किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो पुनर्गठन हुआ नवंबर में, उसमें इनको शामिल कर लिया। तो कहाँ गया इस्तीफा? उस पर कोई कार्रवाई तो आज तक नहीं है। कि पारासर जी, इसको ऐसे समझें कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, ड्रामा कहें, एपिसोड कहें, बाकायदा बताया गया ना बाहर कि हमने इस्तीफे अपने सौंप दिए हैं, है ना। जो भी लोग थे, बड़े लोग थे, वो मंत्री थे जिन्हें शो को नोटिस मिला हुआ है, तो कहा गया इस्तीफे सौंप दिए। चलिए मान लेते हैं कि झगड़ा समाप्त हो गया है ना, जो चलता रहेगा। उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि भाई हमने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। देखिए, अभी तक तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो है कि वो इस्तीफे जहां जाने चाहिए। देखिए, अगर स्पीकर के पास इस्तीफे आए हैं तो उनको बाकायदा विधानसभा सचिवालय में उनको प्रोसेस करना चाहिए।
वो वहां गई नहीं। कोई फाइल तो बननी चाहिए ना, कोई लिस्ट तो बननी चाहिए ना कि इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही करेंगे। अब मान लो विधानसभा अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, तो वो इस्तीफों की बात नहीं कर रहे होंगे, वो केवल ये कह रहे होंगे कि आपके ज्ञापन पर हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। बीजेपी शायद खुश है कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने हमारी बात सुन ली है। पर मुझे जो लगता है वो ये है, क्योंकि इस्तीफा अभी कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। खुद जो पुराने अध्यक्ष हैं फुल पॉलिटिक्स है ये, बिल्कुल इस्तीफा पॉलिटिक्स जिसे कहा जाए। देखिए पूरे घटनाक्रम को आप समझें तो ये भी समझ लीजिए कि इस बात की कैसे व्यवस्था हो गई कि बाकायदा शांति धारीवाल के निवास के बाहर बसें पहुंच गई, उसमें लोग भर लिए गए, वहीं सबको सर्कुलेट कर दिया गया इस्तीफे का फॉर्मेट। अब किसी ने साइन किए, किसी ने नहीं किए। अब चूंकि मामला यहाँ आलाकमान का आ गया था, इसलिए कुछ विधायक दबे सुर में ये जरूर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा अगर दिया हमने तो वापस ले लेंगे, लेकिन वो नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी वो राजनीति का खेल देख रहे हैं कि हवा भाप रहे हैं कि हवा किधर चलती है। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जीडीए लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशंस पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें हीरालाल शास्त्री नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड, रामनगरिया विस्तार, विद्याधर नगर, अनुपम विहार, रोहिणी नगर, राजारामपुरा योजना, रजत विहार, आनंद लोक योजना, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, न्यू आतिश मार्केट विस्तार, लक्कड़ पत्थर मंडी, मालवीय नगर जैसे प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, ये जो स्थिति बनी हुई है इस समय सरकार की, जैसे अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे, पाराशर जी बता रहे थे कि इस्तीफे हुए हैं तो किस फॉर्मेट में हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो अभी अनुशासन समिति के सामने जिन्हें पेश होना है जवाब तो दे दिया, उन सब ने तो बाहर आके बताया कि इस्तीफे दिए हैं। तो एक स्थिति ये भी क्लियर सरकार चाहे तो कर सकती है पार्टी की, भाई इस्तीफे नहीं दिए हैं, जो है स्थिति ये है। अभी बड़ा असमंजस की स्थिति है, और असमंजस की स्थिति में जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी, आप उसे एक तरीके से मौका दे रहे हैं कि उसे जो करना चाहे वो करेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे कुछ एमएलएज ने इस्तीफे दिए हैं और अपना असंतोष जाहिर किया था, लेकिन पब्लिक फॉर्मेट में उनको आलाकमान ने सोकोज नोटिस भी दिया। उस नोटिस का कुछ मंत्रियों ने अपना जवाब भी दिया है और उन्होंने बताया है कि उन चीज़ों को लेके उनको प्रॉब्लम थी, किस तरीके से था सारा सब कुछ, तो उन्होंने अपने जवाब बिल्कुल दे दिया है। और अब जो इस्तीफों का मामला है वो स्पीकर महोदय के पास उनका विशेष अधिकार है, वो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के सेक्शन, सब सेक्शन, स्पीकर के पास विशेषाधिकार है। हम स्पीकर पर तो कोई सवाल खड़ा कर ही नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं। हम इस कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, उन विधायकों से पूछ रहे हैं, और कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का मामला है कि यदि आपने इस्तीफे नहीं दिए हैं तो स्पष्ट कर दीजिए कि साहब हमने वापस ले लिए हैं। जिन बातों को लेके, लेकिन राजनीति आप जनता के साथ कर रहे हैं। यदि आप इस्तीफे पे चुप्पी साधेंगे आप लोग भी, तो फिर तो जनता के साथ राजनीति होगी। आपस में करिए ना राजनीति, हमें क्या दिक्कत। जिन बातों को लेके असंतोष था उसके कुछ ही घंटों बाद उन लोगों ने सबने मीडिया में बात की है और उन्होंने अपनी बात को रखा भी है कि जिन लोगों को जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना था उस तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं पाया और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ हुआ, तो वो ऑलरेडी क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस्तीफों जैसी बात कुछ कहीं बाकी रह जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ क्लियर पहले ही कर चुके हैं
उसके बाद भी जो इस्तीफे हुए उस समय, उसके बाद ये उन्होंने मंत्रियों ने, विधायकों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, जिस तरीके से एक्चुअल में रायशुमारी होनी थी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, उनको ऐसा लगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें ऑब्जर्वर्स ने, अजय माकन जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपनी बात रखी है। बात उतनी आसान पंकज जी है नहीं। उसके बाद केसी वेणुगोपाल आते हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाके कहते हैं कि हम माफी मांगी है जो एपिसोड हुआ है, उसके तुरंत बाद जो है केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा। फिर वर्तमान में जो चुने गए हैं उन्होंने कहा कि हम जरा चुनाव से निपट लें, फिर हम राजस्थान को एक समस्या भी सुलझा लेंगे। तो इसका मतलब है कि समस्या तो बहुत बड़ी है और उसमें इस्तीफे एक बड़ी भूमिका निभाए हैं उन्होंने। नहीं, बिल्कुल उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने अशोक गहलोत जी ने अपनी पूरी बात रखी और जिस भी तरीके की बात हुई उसके लिए अपना खेद जताया। इवन मीडिया के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, विधायकों सबसे ये चीज़ कही कि उन्होंने आलाकमान से इस चीज़ के लिए खेद जताया है, माफ़ी मांगी है। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो टाला नहीं जा सकता था, वो हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जो मंत्रियों ने, जिनको सपोज नोटिस मिला, उन सब लोगों ने अपनी बात जल्द आपके आला कमान, आपके बड़े नेता इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि समस्या तो वैसे ही सुलझेगी जैसे पर्यवेक्षक सुलझाने आए थे। तरीका तो वही है लोकतंत्र में। जी बिल्कुल। अब वो जो भी अभी तो ये लग रहा है कि इस्तीफे वहां रखे हुए हैं। वो जो भी है वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय खड़गे साहब के को उसका डिसीजन लेना है। वो आगे का जो भी फैसले होंगे, जो भी कार्रवाई होंगी, वो सब आदरणीय खड़गे साहब करें। मदन प्रजापति जी, आप इतना समय क्यों दे रहे हैं? जनता की दुश्वारियां बहुत ज्यादा हैं और जनता की दुश्वारियां इतनी हैं कि सड़कों के हाल देख लीजिए, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था इस एपिसोड से पहले जोधपुर यात्रा में, और आप लोग तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे, हमेशा कानून व्यवस्था पे चिल्लाते रहे, और तमाम अब ट्रांसफर्स को आप लेके देख लीजिए, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई सदन में फैसला होगा। अभिषेक जी, बिल्कुल सदन में भी फैसला होगा, सड़क पे भी फैसला होगा और जनता में भी फैसला आप कहीं नजर नहीं आ रहे अभी, ना सदन में, सदन की बात नहीं कर रहे, सड़क पे तो आप नजर आए ही नहीं। सर सड़क पे मैं, अभिषेक जी, अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो मैं इस मुद्दे को लेके तो आप नहीं आए, मुद्दे पे भी लेके आएंगे। और हम 1 माह होने को आया, लगभग 25 तारीख को आने वाली है। स्पीकर साहब से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले, राज्यपाल जी से भी मिलेंगे। हमारी जो होगी वो आगे की रणनीति हम तय करेंगे, किस तरीके से जनता को राहत मिल सके इस सरकार से। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे इनका अंदरूनी मामला है, उससे हमारे को नहीं है, हम तो सिर्फ जनता के विषय पे कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ मतभेद थे, ऐसा नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अब ये दिखा दिया है कि राजस्थान में मेरा कद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बड़ा है कांग्रेस के अंदर। वो तो माफी मांगा है, वो तो माफी मांगे है। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत जी माफी मांगते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी इधर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं बाढ़ में विधायकों का इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब के पास है, और उसके ऊपर भी ध्यान, आपने शायद देखा होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल भाषा यही है जो मैं आपको बता, हाथ काट के दे दिए, हाथ काट के दे दिए। और ये मान लिया, मतलब ना, उनको सीपी जोशी जी कहते हैं, ये भी उन्होंने कहा, वो प्रोफेसर रहे, ये धमकाने का काम भी उन्होंने विधायकों को किया। एक चीज और बताइए मेरे को अभिषेक जी, ये कह रहे हैं कि विधायकों का हमारा सोल हो गया। एक विधायक बता दीजिए मेरे को बाढ़ में से जिसने ये कहा कि मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं। अरे तो सवाल फिर आपकी तरफ भी आ रहा है ना, जब एक विधायक ने नहीं कहा कि इस्तीफा वापस, आप खामोशी। हम खामोश नहीं है, हम तो हर जगह हैं। स्पीकर जी से भी मिले, आगे राज्यपाल जी से भी मिलेंगे, सदन बुलाना होगा तो वो भी करेंगे। सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को किस तरीके से राहत मिल सकती है वो सारे कार्य करती रही है और करती रहेगी। चलिए देखिए, आपके बड़े बड़े नेता, मैं कल भी बात कही थी, आपके जो राजस्थान प्रभारी हैं अरुण सिंह, चाहे आपके प्रदेशाध्यक्ष हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, उपनेता प्रतिपक्ष हों, छोटे से लेके बड़ा, सब ये कह रहे हैं कि सरकार अस्तित्व में नहीं है, इस्तीफे स्पीकर के पास हैं। तो फिर किस बात का इंतजार है? जनता को परेशान करना क्या दोनों की मंशा है कि जनता परेशान रहे? नहीं, जनता बिल्कुल परेशान नहीं रहनी चाहिए, ऐसा ही लगता है कि दोनों मिलकर जनता को। लेकिन एक तरीका होता है अभिषेक जी, हम संवैधानिक, ये कांग्रेस का कल्चर और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर दोनों अलग है। कांग्रेस का कल्चर ये है कि चुनाव आयोग पे उंगली उठा दो, न्यायपालिका पे उठा दो। हम इस माननीय स्पीकर साहब को भी इसके ऊपर किसी तरीके का, आपने देखा, हस्तक्षेप या उनके ऊपर किसी कोई किसी से नहीं कह रहा कि आप उंगली उठाएं। जो फैसला सदन में होना है, भाई
विधायक किसके साथ हैं, विधायक इस्तीफा नहीं दिया है तो विधायक ये बताएंगे कि भाई सरकार चलनी चाहिए। बिल्कुल, ये विधायक दल की बैठक भी आपने अगर कल सुना हो सतीश जी का बयान भी, कि इसके बाद हम विधायक दल की, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा था कि हम विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आप बोलिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं कि इनका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पे कभी विश्वास नहीं किया? आपने लगभग 7 से ज्यादा राज्यों में जो चुनी हुई सरकार है उनको गिराने का काम किया है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मौका कौन दे रहा है? पंकज जी मौका कौन दे रहा है? खरीदने का प्रयास किया। पंकज जी मौका कौन दे रहा है? 92 लोग तो इस्तीफा, आप ही के नेताओं ने बताया कि 92 इस्तीफे रखे हुए हैं। जब मौका कौन दे रहा है? विपक्ष जब आवाज उठाता है तो विपक्ष की आवाज को अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का यूज करके, सीबीआई संस्थाओं का यूज करके उनका दुरुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग करके उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि इनकी नियति, इनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है। पत्रकार जाने वो अपना मामला निपट ये कह रहे हैं इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हरीश पाराशर जी। इस कदर राजनीति अब जनता के साथ ही हो रही है कि 1 माह होने को आया, स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से भी होनी चाहिए, कायदे कानून क्या कहते हैं, नियम कायदा कानून क्या कहता है, या बिल्कुल बस तमाशा देखा जा रहा है। और जनता की स्थितियां तो राजस्थान पत्रिका पढ़ लीजिए रोज का। देखिए, सवाल जनता का जब भी आता है ना, हमने पहले भी देखा मानेसर में जब विरोधी दल पहुंच गया, इनका ही विरोधी दल था, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, तब भी यही हुआ। 1.5 महीने तक आप होटलों में बंद रहे और उसके बाद राजीनामे का नाटक हुआ और बाद में ये कहा गया राजीनामा हुआ, किसी को आज तक पता नहीं चला, झगड़ा ही नहीं होता कि राजीनामा हुआ की बात हुई, लोग मंत्री भी बना दिए गए, सब कुछ हो गया। फिर सबसे पहले तो जो भी कांग्रेस का नेतृत्व है उसको ये बताना चाहिए था कि आखिर में दोनों नेताओं के बीच सहमति किस बात को लेकर हुई थी। क्या कोई बंटवारे की बात हुई थी? क्या कोई मुख्यमंत्री का ऑफर कोई निश्चित समय के लिए देने की बात हुई थी? ये कोई खुलासा नहीं कर रहा। जिनके साथ बातचीत हुई वो भी खुलासा नहीं कर रहे और बार बार कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ रगड़ाई और फितूरबाजी, नकारापन और साथ ही साथ ठोकरे खाना जैसे शब्द। मैंने फिर कहा, आपको कई बार कहता हूं इस बात को कि सीएम के इस तरह के जो उद्धरण है वो इससे पहले पिछले कार्यकालों में कभी भी नहीं आई। सीएम की जो छवि है बहुत ही संयत रहने वाले व्यक्ति की रही। आज भी उन्होंने क्या कहा है जी कि भाजपा के लिए उन्होंने कहा है कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे फालतू की पंचायती मतलब बंद कर दें। ये जो कहा गया ना, सतीश पूनिया ने जो कहा कि आप दूर की आग देख रहे हैं, अपने घर की आग तो देख नहीं रहे हैं, जो वसुंधरा राजे को लेकर अशोक गहलोत ने बयान दिया। बिल्कुल। और अभी भी जैसे बात यह आई कि विपक्ष ये बार बार आरोप लगाता है कि जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल में, क्योंकि आज समापन में पहुंचे थे सीएम, तब उनसे पूछा गया कि आप पर पॉलिटिकल माइलेज की बात कह रहे हैं विपक्ष की दल कि आप इसका पॉलिटिकल माइलेज दे रहे हैं, तो साफ कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई साधु संत तो है नहीं, अगर माइलेज मिलता है तो मिले, लेकिन ये राजनीतिक बातें हैं। ये कोई भी सीएम कहेगा, कोई भी नेता कहेगा जिसके ऊपर आक्षेप लग रहा हो। लेकिन सवाल जो मूल है वो वही अभिषेक जी कि जिन इस्तीफों की राजनीति का जो बार बार घोली जा रही है उसकी शिकार जनता हो रही है। बिल्कुल, उसका अता पता आप राजनीति करें आपस में, राजनीतिक दल है, राजनीति के लिए ही बने हैं। हमारे साथ शैलेंद्र अग्रवाल हैं। शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्थितियां उतनी दिख नहीं रही जितनी की दावा करते हैं, क्योंकि ताजा उदाहरण है जब इस्तीफों को लेके भारतीय जनता पार्टी स्पीकर से मिलने गई तो उसमें सारे बड़े नेता थे, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं थी। बिल्कुल, और यहाँ तक कि वसुंधरा जी उस समय घर पर ही थी और स्पीकर के घर के सामने उनका घर भी है, तो इससे उनकी भी जो मनमुटाव या फूट गए वो भी साफ दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो दोनों की स्थिति एक ही तरह की है, और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जनता पिस रही है, हकीकत यह है कि जनता पर दोनों का ही ध्यान नहीं है, ऐसा लगता है। चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर हो, विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वो सत्ता पक्ष को मजबूर करे कि जनता के लिए काम करे। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष अपनी बचाव में लगा हुआ है, विपक्ष पता नहीं किस बचाव में लगा हुआ है, उसको भी जनता का ध्यान नहीं। तो जनता फिर क्या करे? जनता को तो उसके जो प्रतिनिधि हैं उनसे ही उम्मीद होती है,
और यदि वो उम्मीद पूरी नहीं करें तो फिर मुश्किल होती है। वो चाहे तबादले के लिए हो, सब ये कहा जा रहा है बहुत कि सब सारी चीजें, विधायकों छोटी को से छोटी चीज ये के कह लिए दिया कुछ नहीं है कि सब आप अपनी मनमानी कर दीजिए, वो भी एक अच्छी बात नहीं होती है। तो विधायकों को सदन में बात कहने की मनमानी होनी चाहिए, लेकिन वहां होती नहीं है। सदन के बाहर मनमानी कर लीजिए ये कहा जाता है, तो फिर जनता का तो और नुकसान होता है। जनता को फिर सिस्टम से उम्मीद होती है, सिस्टम भी खराब हो चुका, तो फिर बचा क्या। लेकिन जनता के पास एक ताकत है जिसे दोनों राजनीतिक दल जानते हैं कि जनता के द्वारा ही इन राजनीतिक दलों को बनाया और बिगाड़ा जाता है, यानी सत्ता। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चर्चा को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। महोत्सव नहीं, ये है महिंद्रा किसान महोत्सव। पाइए महा प्राइस ऑफर्स, महा एक्सचेंज ऑफर्स और महा फाइनेंस ऑफर्स। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय तक उपलब्ध। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं कांग्रेस से। पंकज जी, हम राजस्थान की राजनीति को देखें तो बहुत सारी चीजें बहुत एक तरीके से अचरज भी पैदा कर रही हैं। वसुंधरा राजे को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा, ये अभी हमने इस तरह मुखर होकर पहली बार सुना कि उनको चिंता वसुंधरा राजे की है, और पार्टी के अंदर जो नेता एक तरीके से मतलब जो झगड़ा मचा हुआ है उसके समाधान के लिए वो कुछ नहीं कहते, उसमें वो तलवारें खोल लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? और फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो मामला दूसरी ओर चला जाता है। जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बात कही वो इस संदर्भ में कही है कि बीजेपी में जो इस समय कलह है, आप अगर देखेंगे हर जिले में, हर बड़े नेताओं में अगर आप देखेंगे तो बीकानेर में आप इनकी हालत देखिए, देवी सिंह भाटी जी, अर्जुन मेघवाल। नहीं, उन्होंने वसुंधरा जी को लेकर कहा कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो जो व्यवहार हो रहा है, उन्होंने डेफिनेटली जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की वसुंधरा राजे जी, उन्होंने खेद जताया और चिंता जाहिर की है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के बीजेपी के नेता इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आप देखिए सतीश पूनिया जी अलग तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं, या खैर उनका यह अंदरूनी मामला है। मेरा कोई नूरा कुश्ती चल रही है, आपने देखा होगा राजेंद्र राठौड़ जी और में नेता हो अपने अपने जो हैं उन सबको लेके एक तरीके से जनता जाए भाड़। बिल्कुल नहीं, जनता बिल्कुल, क्योंकि वसुंधरा राजे की उन्हें चिंता है, जनता की चिंता नहीं, जनता की भी लगातार चिंता। आपने अगर देखेंगे तो अगर राजस्थान की सरकार की जो कार्य है, विकासशील योजना है, जनहित कल्याणकारी योजना है, उनके अगर केंद्र सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज के बाद में भी जो पिछले दिनों में हुए, उसके बाद में भी लगातार राजस्थान की सरकार कार्य कर रही है। और आप उसमें कुछ योजनाओं को देख सकते हैं, मैं कुछ योजनाएं टिप्स पे गिना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी योजनाएं। आप पेंशन योजना को वापस लागू करना हो, चिरंजीवी योजना हो, स्कूलों को खोलना हो, 3000 से ज्यादा इन्होंने हमारे साथ पेंशनर नहीं है, तमाम सारी पेंशन योजनाएं आपने चला रखी हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं आपने चला रखी हैं। सच्चाई ये है कि उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। आपने बहुत माइलस्टोन चिरंजीवी योजना चलाई है, मैं बहुत लेकिन उसके भुक्तभोगियों से हम बात कराएंगे तो आपको फिर दिक्कत। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी और सावधानी के साथ ये चीज कहना चाह रहा हूँ, संवेदनशीलता के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी योजना लागू होती है तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है कि बिल्कुल प्रॉपर वे में वो हो जाए, लेकिन हम लोगों ने लागू की है और वो प्रॉपर हो रही है। हम लोग पंकज जी राजस्थान जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। वक्त लगता है जब हालात आइडियल हो, आपकी सरकार ठीक से चल रही हो। आपकी सरकार चल नहीं रही है, आपस में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उन्हें बहुत कटु शब्द कहने पे बाध्य ना करें आप। नहीं, बिल्कुल जो पुष्कर में हुआ वो उसी तरीके की चीजें आपकी पार्टी में हो रही है। कुछ छोटी मोटी बातें जरूर हुई है, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही है। आप देखिए, अगर आप केंद्र सरकार की योजनाओं से कंपेयर करेंगे ना तो
तो बहुत सारी योजना ऐसी है जो बिल्कुल लास्ट कतार में बैठे हुए युवा हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, सबके लिए योजनाएं लेकर आई है। आप केंद्र की सरकार की योजना देखिए, उन्होंने वादे क्या किए थे और उन्होंने क्या इंप्लीमेंटेशन किया। राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए वो पूरे करने का काम किया है। केंद्र की बीजेपी सरकार, आप आज जनवरी में मोदी जी ने कहा कि हम लोग 10 लाख लोगों को इसी साल रोजगार देंगे, लेकिन अब परसों 22 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस करके आपको जिम्मेदारी नहीं लगे, 22 तारीख को कॉन्फ्रेंस करके 70,000 लोगों को सिर्फ वो उनका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, यानी इसको भी वो वादे पूरा नहीं कर पाए। डॉलर की रेट तो सबने देखी है, डॉलर की रेट 83 पे पहुंच चुकी है। पंकज जी डॉलर पे हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान पे चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है 23.8 के लगभग जा रही है, उसको लेके क्या राज्य सरकार की जरा भी जिम्मेदारी नहीं है? राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है और राजस्थान सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ लगभग 3 लाख से ज्यादा वैकेंसियां ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें से 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुकी है। सरकारी नौकरियां रोजगार का पर्याय होंगी क्या? इन्वेस्टमेंट सरकारी नौकरियां इस बात में सरकारी कितनी नौकरियां की बात कर रहा हूं, और जो नौकरियों की बात की नहीं मैंने, राजस्थान का रोजगार की बात, राजस्थान के परसेंटेज से ऊपर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, किनकी सरकारें हैं? बीजेपी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। वो केंद्र की सरकार में घर में अंधेरा देख के उनके राज्य में हो, नहीं, दूसरे के घर में अंधेरा देख के हमारे अपने घर में उजाला कैसे हो जाता है, ये बात मैं नहीं समझ पाया। राजस्थान की सरकार हरियाणा में स्थिति खराब है, रोजगार देने के लिए संकल्पित है। पंकज जी, हरियाणा में स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब, ऐसा कहने से राजस्थान में स्थितियां ठीक कैसे हो जाती? नहीं, राजस्थान में हम अपनी बात कर रहे हैं ना, यहां स्थितियां खराब क्यों? स्थितियां इसलिए खराब हैं कि आपस में झगड़ने से आपको फुर्सत नहीं है। 92 के इस्तीफे आप बता रहे हैं, आप ही के नेताओं ने बताए कि स्पीकर साहब के पास हम दे आए हैं और अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो आके कहें आपके सारे विधायक साहब हमने हमारा झगड़ा समाप्त हो गया, हमने इस्तीफे वापस ले लिए। ये बिल्कुल उन लोगों ने, नेताओं ने, जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और जिन विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए थे, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर दी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो प्रभारियों ने, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बरकरार है, उन्होंने क्लियर कर दिया। केसी वेणुगोपाल का बयान क्यों नहीं आया बाद में? उन्होंने सब कुछ ठीक है, जवाब दे दिया होगा नहीं, या फिर और उस पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रख दी है। उन्होंने आलाकमान के सामने अपनी बात, मैं आऊंगा आपके पास। प्रजापति साहब, जनता की हालत देखिए, त्योहार सामने है और हम किसी भी मुद्दे को उठा के डिस्कस कर लें, जनता त्राहिमाम कर रही है, और इसलिए कर रही है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें ढीलापन आया है और ऐसी स्थितियों में ढीलापन आता है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से संपूर्ण रूप से सहमत हूं, और आप ही के पेपर को अगर कल का पेपर देखें तो उसमें दिखाया गया कि आपराधिक जैसे लोग जो है वो राजस्थान की शरण स्थली बन गई है। यहाँ पे आके वो यूपी वाले, वहां के सारे अपराधी जो है वो राजस्थान में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। कुछ इन्होंने कहा कि योजनाएं, मेरे को थोड़ा सा अगर आप समय दे दें तो मैं बता दूं कि इन्होंने कहा चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी काम कर रही है। चिरंजीवी योजना पे अगर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर किसी ने खड़ा किया है तो इनकी विधायक दिव्या मदेरणा जी ने किया है। सदन में भी किया है, अस्पताल में भी किया है और सड़क पे भी किया है, और धरने पे अगर शायद इनको, मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, इनको पता नहीं है कि वो धरने पे इन्हीं की विधायक बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी का नहीं देता। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि युवाओं को हमने रोजगार दे दिया। अभिषेक जी, राजस्थान की विधानसभा में 4 बार मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, हर बार खड़े होकर 1 लाख नौकरियों के लिए बोलते हैं, कितनी दिन को पता नहीं है। केंद्र से बोल रहे हैं कि ये केंद्र ने नहीं दी। 7,000 एक सेकंड दीजिए अभिषेक जी, मैं आपसे निवेदन, नौकरियां दी होती नहीं, 7,810 पद जो है सीएमएचओ को भारतीय जनता पार्टी की प्रजापति साहब रीट की एग्जाम हुई नहीं, वही रीट में कुछ हुआ था, मैं बता रहा हूं, आपने गले फाड़े थे, उसमें एक आरएएस को सस्पेंड किया था, बहाल हो गया, आपकी तरफ से कुछ बयान आया? हम तो अभिषेक जी, हम तो वही मैं आपको बता रहा हूं, 26 दिक्कत यह है कि आप भी उतना ही बोलते हैं जितना आपको सूट करता है। हम आएंगे आपके पास, अब अपने मित्रों को भी मौका देंगे, राजनीतिक पत्रकार मित्रों को। शैलेंद्र जी, ये स्थितियां यूं ही चलने वाली हैं, चुनाव आ जाएगा, फिर जनता ही इनका फैसला करेगी दोनों का। देखिए, जो अभी आपने कहा कि मुद्दे तमाम हैं, रीट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही का मुद्दा है। लेकिन अभी आपने देखा स्वास्थ्य का अधिकार बिल जिस तरह से ला रहे थे, इनको आधी अधूरी तैयारी के साथ लाए, तो उसको प्रॉपर समिति को भेजना पड़ा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार नहीं कर रही है। और जो पूर्व विधायकों के जो भत्ते का मामला था वो तुरंत कर दिया। तो ऐसी चीजों में दोनों ही पक्षों को ये देखना चाहिए कि जनता की भी तो कोई करेगा, जनता की कौन करेगा? जनता फिर इनके साथ जो कहेगी वो फिर इनको देखना पड़ेगा। मैं पारासर जी के पास जाऊंगा। पारासर जी, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जैसे तबादलों में शिक्षकों के जो हालात बने हुए इस समय आपके सामने हैं,
जिन लोगों को सस्पेंड किया हुआ है सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में, खासतौर से उनकी बहाली के दौर चुपके से शुरू हो रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कुछ पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी, जिसमें SHO लेवल के भी लोग हैं, जो सीधे सीधे नगद लेते पकड़े गए हैं, उनकी भी बहाली के आदेश हुए हैं। तो जब ये स्थिति रहेगी तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अभिषेक जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में विधायक इतने हावी हैं, खासतौर से सत्ता पार्टी के, कि वो अपने आप को मिनी CM मान के चलते हैं। उनके इलाके में उनकी मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। अभी आपने शिक्षा के तबादलों का, शिक्षकों के तबादलों का जिक्र किया। ऐसे ऐसे तबादले हुए जिसमें एक बार ट्रांसफर हो गया, उसके बाद MLA नाराज हो गए, नाराज होकर उनको जैसलमेर बाड़मेर भेज दिया गया, और उसके बाद फिर उनको लेन देन करके वापस लाने की चाहे वो पीड़ित जाएं तो जाएं कहाँ, मुख्यमंत्री तो स्वयं स्वीकार चुके हैं इस बात और को। जब इस तरह की बातें होने लगी, लोगों को लगता है कि विधायकों को खुली छूट है कि आप जम के खाइए, आप खूब पैसे लीजिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और विधायक खुद नहीं खा रहा, वो अपने चमचों को, अपने जो भी उनके कार्यकर्ता भी कह सकता हूं, उनको चमचा हो सकता है कि थोड़ा ऐसा शब्द हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को वो खुली छूट दे रहे हैं कि आप वसूली करिए लोगों से, चुनावी चंदा इकट्ठा करिए, क्योंकि चुनाव में हार जीत के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा खेल हो रहा है, इसको मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, इसको मानना भी चाहिए कि किस तरह से पूरा जो प्रदेश है वो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गया है, खासतौर से विधायकों के सह पर, विधायकों के इशारे पर। तो ये बड़ी चिंता है और इसको कहीं न कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता लगातार पिसती जा रही है, उसके डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। आज आप मानसरोवर का उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री 2 दिन बाद वहां पार्क का उद्घाटन करने जाएंगे, सड़कों के क्या हाल है, लेकिन चमाचम हो गई। जिस पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसी इलाके की सड़कें चमाचम हुई हैं, बाकी का हाल देख लीजिए। जिस मार्ग से CM गुजरेंगे तो CM जाइए ना, आप गली गली में जाइए, फिर तो कौन मना करता है। आप सब जगह जाइए, आप देखिए। आप अपने जोधपुर गृहनगर पर तो आप जो कह देते हो कि जोधपुर में रहना होगा तो सड़कें ठीक करनी होगी, तो फिर जयपुर का क्या दोष है? जयपुर वाले को क्यों नहीं आप बाहर करते अगर उसकी सड़कें खराब है तो? ये सब दिखावटी काम है, जनता में आप ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, तमाम मंत्री, तमाम विधायक इस तरह का माहौल बनाते हैं जो जनता में संदेश देने की कोशिश करें कि देखिए हमारा नेता कितना तेज तर्रार है, जो सीधा अधिकारियों को लपका रहा है। लेकिन होता कुछ नहीं। हमने देखा है कि वही लोग जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते हैं वही बाद में पकड़े जाते हैं, थोड़ी देर सजा भुगतते हैं, बाद में बहाल हो जाते हैं। तो हम देखिए पिछले 4 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए, ACB ने जम के पकड़े हैं, रंगे हाथों पकड़े हैं, लेकिन उनकी भी लिस्ट लंबी है कि किसी ना किसी कानूनी होल से वो अपने बहाल हो गए, प्रमोशन पा गए, चाहे IAS हो, IPS हो, SHO हो, जो भी हो। देखिए अभिषेक जी, बड़ा मुद्दा अभियोजन स्वीकृति का है। आप जब अभियोजन की स्वीकृति देंगे ही नहीं तो आपने तो SCB के हाथ बांध रखे हैं। SCB जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब उन पर अभियोजन स्वीकृति की बात आती है तो वो उन पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। पटवारी साहब धनतेरस से 2 दिन पहले 25 लाख रुपए लेते पकड़े गए हैं, तो इनको डर तो नहीं था? सब जगह अभिषेक जी, पूरे साल में 500 से ज्यादा लोग हमने कलेक्टर को, हमने SP को, हमने RPSC के मेंबर को, सबको रिश्वत के मामले में देखा। हम गाना तो गाते हैं कि खनन घोटाला हुआ बीजेपी के राज में, लेकिन पारा सर जी IPS जो पकड़े गए थे वो IPS तो नियुक्त हैं इस समय, बहाल हैं, और मुझे लगता है कि उससे भी प्राइम पोस्ट पर होंगे। हाँ, जब वो जहां थे, जहां उनकी बंदी थी, और बंदी प्रकरण अगर हो रहा है, मान लीजिए आप वसूली कर रहे हैं। जयपुर के एक थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी 5 लाख नगद लेते पकड़ी गई थी 50 लाख की रिश्वत में, वो आज अखबार में छपा है कि वो बहाल हो गई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है अभिषेक जी, ये जो सभी 32 लोग बहाल किए गए हैं, ये इसी सरकार के कार्यकाल में पकड़े गए थे, इनको सजा सरकार नहीं दिला पाई। बहुत सही सवाल किया है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम अपने कांग्रेस के मित्र से जानने की कोशिश करेंगे कि यदि ऐसे बहालियां चलती रहीं तो फिर आप कैसे रिपीट होंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खाद्य सामग्री में मिलावट आम जन की सेहत से खिलवाड़, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, की जा रही है सख्त कानूनी कार्यवाही। 11 स्थायी और 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब कर रही हैं खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच, और स्थापित किए जा रहे हैं नए टेस्टिंग लैब, जिससे राजस्थान होगा देश में सर्वाधिक टेस्टिंग क्षमता वाला राज्य। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, स्वस्थ रहेगा राजस्थान।
मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, हम ये मान भी लेंगे, चलिए आपकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो कुछ हद तक शांत है, आप उसे आगे शांत कर भी लेंगे, लेकिन हालात जो आपके सामने हैं उसमें आप रिपीट कैसे करेंगे? जिन लोगों को नगद पैसा लेते हुए आप सरकार की एजेंसी नहीं पकड़ा, पीठ भी ठोकी कि देखिए साहब कमाल का काम कर रहे हैं, वो सब बहाल होते जा रहे हैं। 32 का तो जिक्र शैलेंद्र जी ने किया, तो फिर आप रिपीट कैसे करेंगे? उदाहरण तो आप बहुत गलत पेश कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी सरकार है जिन्होंने इतने भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़ा है, और एसीबी ने राजस्थान की सरकार के उस पर ही उनको कार्य किया है। लेकिन जाहिर तौर पे आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें जाहिर तौर पे जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ना कोई न्यायिक प्रक्रिया के जो अनुसंधान हुआ होगा, न्यायिक अनुसंधान हुआ होगा, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, और न्यायिक अनुसंधान के बाद इनको अगर उस चीज में माना गया होगा कि उनको बहाल किया जाए, न्यायालय तक तो आप मामला जाने ही नहीं दे रहे ना, उसका अभियोजन की स्वीकृति देंगे तब तो न्यायालय में जाएगा मामला। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, ये सारा तो सरकार के लेवल पर ही होना है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ होगा और उसमें उनको नहीं लगा होगा कि ये, तो फिर उसके लिए नगद पैसा लेते एसीबी ने पकड़ा है, अखबारों में छपा है, सरकार ने अपनी पीठ ठोकी है, और आप जैसे मित्र यहाँ आके हमें कह जाते हैं कि देखिए साहब हम क्या कमाल का काम कर रहे हैं, और इसी सरकार के कार्यकाल में, और वो सब बहाल होकर नियुक्तियां पा रहे हैं, दोबारा से बड़ी पोस्ट पा रहे हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब भी तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं दिख रही है, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। वो लोग पकड़े गए हैं, वरना तो पकड़े और छोड़ दें आप, और उन्हें फिर स्थापित कर दें। कुछ पकड़ने का क्या मतलब? न्यायिक अनुसंधान के जो न्यायिक आप उन्हें उनकी जगह तक पहुंचाए ना। यदि कोई चोर पकड़ा है आपने तो उसकी जगह कहां होनी चाहिए? उसकी जगह अदालत ले जाओ, अदालत जो फैसला करे उसको, लेकिन अदालत आप तमाम मामलों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं है। सरकार कुछ कानूनों के मंत्रियों के पीएस बन गए साहब जिन्होंने नगद पैसे पकड़े। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेते लेते थक गया हूं। कर दूं सर कि सरकार कानून से चलती है, कानून संविधान से चलती है, और संविधान के सम्मत या कानून सम्मत जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी थी वो सरकार ने की, और इसी सरकार ने उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। इसी वजह से जहां कहीं कमी नहीं, आधा सत्य कह रहे हैं। नहीं, आधा सत्य कानून से चलती है तो कानून के पास, कानून जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा अदालत के बाद। आप अदालत जाने नहीं दे रहे, नहीं मिले होंगे, सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ा गया होगा। तो आप एजेंसी पे भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं उठा रहे, काम ही यही है। चलिए कोई बात नहीं। प्रजापत साहब, ये स्थिति है तो ये स्थिति आपके लिए भी अच्छी नहीं है। बहुत सशक्त प्रतिपक्ष राजस्थान की जनता ने सदन में पहुंचाया था, और उस सशक्त प्रतिपक्ष के कोई अते पते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अभिषेक जी। क्यों नहीं कह सकते हम ऐसा? हमारे सामने इसलिए कारण है कैसा कहने का? मैं बताता हूं आपको, इसलिए नहीं कह सकते कि जब रीट का मामला हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, तो हम सदन में भी लड़े थे और सड़क पे भी लड़े थे। जब महिलाओं के साथ में एक आरएएस अधिकारी बहाल हुए हैं, आपने रीट में बार बार इस स्टूडियो में आप जैसे कई मित्र आए भाजपा से अलग अलग, सबसे हमने पूछा, छोटे लोग तो आपने धर लिए, जिन्होंने पर्चा खरीदा वो तो पकड़ लिए, जिन्होंने पर्चा बिकवाया उनका तो कोई नाम ही लेवा नहीं है। अभिषेक जी, हर आदमी ने कहा है कि छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। इनके मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, वहां तक नाम गया था, ये कह रहे थे एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है। 26 लाख विद्यार्थियों ने मांग की थी सीबीआई जांच की। कौन से बिल में घुस गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चलता रहता। भ्रष्टाचार, सुनिए, बजरी में भ्रष्टाचार किसके यहां हो रहा है? और इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अधिकारी पैसा नहीं ले रहा है। अभी अरीजी ने भी कहा कि ये बंदी मंत्रियों तक है, और ये चांदी कूटने वाली सरकार है, और चांदी इसी भ्रष्टाचार के भरे जा रही है। इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी सरकार गई थी। अब दुर्भाग्य ये है कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। देखिए, भ्रष्टाचार, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके नहीं गई है। हम आएंगे आपको एक छोटी सी जवाब ले लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार नहीं गई है अभिषेक जी, झूठे वादों के उस पे गई है। एक समुदाय विशेष को कहा आपका मुख्यमंत्री बनेगा, एक संभाग में किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसे झूठे वादे करके सरकार के अंदर ये आए हैं। समय कम है, और समय कम है, समय कम है। शैलेंद्र,
जी, क्या लगता है आपको, ये जो हम तमाम चीज़ों को गिना रहे हैं इस समय, दोनों ही पार्टियों के लिए क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? क्योंकि एक और पार्टी भारतवर्ष में है जो बराबर दरवाजा खटखटा रही है। बिल्कुल, उसका अस्तित्व भी बढ़ता जा रहा है। आज ही मैं सचिवालय में कुछ अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि साहब भाजपा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 50,000 तक के कर्ज माफ करने के लिए कहा था किसानों के, उसके 5,000 करोड़ रुपए वो बकाया छोड़ गई, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, इस सरकार ने की। अब इस सरकार भी ये उहापोह में लगी हुई है कि कहीं वो पैसा ये अगली सरकार के लिए छोड़ जाए। तो ये सरकारें जो झूठे वादों की बात कर रहे थे, वो तो हर सरकार कर रही है, तो जनता के साथ तो ये दोनों ही दल छलावा कर रहे हैं। ऐसे में जो तीसरे दल की बात हम कर रहे हैं, उसको मौका मिलेगा, ये जनता के लिए चाहिए भी कि कोई तो उसकी सुनवाई करने वाला हो। तीसरे दल का हम ये नहीं कह रहे कि किसी तीसरे दल को मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो काम करेंगे। बिल्कुल, जनता को एक अच्छा राजनीतिक दल चाहिए। अब उनके सामने कोई विकल्प आएगा तो निश्चित तौर पे चुनेंगे। अब यदि ये कमजोरी इन दोनों दलों की होगी जो वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष में है। पारासर साहब, देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये मान के चलती है कि जनता बेवकूफ है, और दोनों को ये लगता है कि जनता तो हमें ही वोट देगी, क्योंकि एक बार सरकार पलटने का हमारे यहाँ सिद्धांत है। तो दिल्ली और पंजाब से कुछ नहीं सीखा इन लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, जनता हमेशा निरक्षीर विवेक से फैसला करती है। आपने देखा कि पिछले चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को भी बहुमत नहीं दिया, तो बीजेपी को भी नहीं दिया। साफ तौर पे उसका संदेश ये था कि आप दोनों इस काबिल नहीं हो कि सरकार बना सको। इन्होंने खेल किया, बीएसपी के लोगों को खरीदा, निर्दलियों का साथ लिया और सरकार बना ली। तो जनता तो बहुत विवेक से फैसला करती है। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर ये लोग नहीं चाहते, तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि तीसरा जो फ्रंट है, फ्रंट भी नहीं बने, मान लो तीसरा कोई दल है, तीसरे कोई व्यक्ति भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या अच्छे लोग नहीं आ रहे चुनाव में। अगर इन बीजेपी कांग्रेस ये स्थितियां रही तो अच्छे लोगों का आना तो मजबूरी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, हमेशा हमारे यहाँ क्या हो गया कि हम व्यक्ति नहीं चुन रहे, हम राजनीतिक दल चुनते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अच्छे व्यक्तियों को अगर चुनने लग जाएंगे तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये जो दबाव है, ये जो भ्रष्टाचार है, जब आप साफ कह देंगे कि न बीजेपी हमारे काम की, न कांग्रेस काम की, न कोई तीसरा दल काम का, हम सिर्फ उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो बेईमान नहीं होगा, जो जनता की बात करेगा, तब जाके सुधार होगा। और वो आएगा, देखिए, कभी न कभी आएगा, वो दौर आने वाला। जी पंकज जी, वक्त ये कह रहा है, समय जो है इस समय, कि राजनीतिक दल कोई सा भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जनता को ध्यान में रख के यदि आप चलेंगे, आप काम करेंगे, उनकी आवाज सुनेंगे, तो ही रिपीट होंगे। नहीं तो रिपीट करते रहिए और ये भी उम्मीद करते रहें, हाथ कुछ नहीं लगे। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और इस बात को ध्यान रखते हुए ही राजस्थान की सरकार लगातार जनहित कल्याणकारी योजनाओं पे कार्य कर रही है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी लागू की है, जिनमें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, भले वो चिरंजीवी योजना हो, स्कूलों का खोलना हो, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन प्रोवाइड करवाना हो, 16 रुपए में दोनों टाइम का खाना मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में दिव्या मदेरना जी का जवाब नहीं दिया उन्होंने। स्कूलों का खोलना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का खोलना हो, कॉलेजेस का खोलना हो। इसके अलावा आप देखिए, लगातार किसानों का कर्ज माफ की बात करो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता देने की, एक बार मैं प्रजापति जी आपके पास, आपने तो साहब 200 डबल करने की बात की थी किसानों की। समय कम है। मदन प्रजापति जी, अब आगे क्या, ऐसे ही बयानबाजी चलती रहेगी? नहीं, क्योंकि इस सरकार का अस्तित्व तो नहीं है, ये आपके नेता बराबर कह रहे हैं, लेकिन आप आगे कुछ एक कदम बढ़ाते नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक जी। जब जब ऐसी घटनाएं होती है या राजस्थान के में स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है, तब तब हम जाते हैं। आपको अगर संज्ञान होगा तो जब मालेसर ये बैठे हुए थे तो हमने राज्यपाल जी को सदन बुलाने का कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, राज्यपाल का घेराव कर दिया था ऐसी स्थितियों में। तो इनकी बौखलाहट ऐसी होती है कि ये जब भी कोई ऐसा संवैधानिक काम उठाएंगे तो आप भी बड़ी कह जाते हो। कुछ दिन पहले ही आपने कहा था राष्ट्रपति शासन जैसे हालात हैं। बिल्कुल है, स्थितियां तो नहीं बदली, राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। और हम तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता जो बार बार ये जनता को बोल रहे हैं, जनता जवाब देगी। और इसका जवाब पहले भी दिया था। ये 21 रहे थे, उससे पहले 54 रहे थे। और ये जब भी इनकी सरकार आती है स्थितियां अच्छी नहीं रहती है। हमको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, कुछ वोट प्रतिशत से रह गए थे, इनको पूर्ण बहुमत इनको भी नहीं मिला। सही कहा। मैं पारासर जी के पास जाऊंगा। पारासर जी, 1 सवा मिनट है, फाइनल कमेंट्स। ये जो पूरी स्थिति आपने देखी, अब क्या
पूरे अगर परिदृश्य पर हम जाएं तो अभी दो तीन अहम सवाल है। पहला सवाल ये कि इस्तीफों का क्या होगा, दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री का क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जनता का क्या होगा। तीनों ही मामलों में हम देखें तो ये तो बार बार कांग्रेस नेतृत्व कह चुका है कि मुख्यमंत्री का फैसला हम जल्दी करेंगे। अब वो जल्दी कब होगा ये भी किसी को पता नहीं है। विधायकों के इस्तीफे का क्या होगा ये भी स्पीकर भी कल कह चुके हैं कि नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो नियम क्या है ये तो बताइए आप जी। मुख्यमंत्री आज कह चुके कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ सीपी जोशी के पाले में। तो फिर कौन करेगा फैसला? कुछ जनता को गुमराह मत करिए, आप जो भी निर्णय करना वो करिए, ताकि इस देश में, इस प्रदेश में विकास का जो रास्ता जो भी फैसला करना है वो कर लीजिए, क्योंकि जनता परेशान है। राजनीति आप आपस में करिए एक दूसरे के साथ, लेकिन जनता के साथ राजनीति मत करिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।